नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। तकरीबन 15 दिन बचे हैं दिल्ली चुनाव को और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में किसकी होगी सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस बीच तमाम सर्वे भी आ रहे हैं और उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक और आंकड़ा सामने आया है। मशहूर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने एक आंकड़ा दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हर पार्टी के मुकाबले दिल्ली की सियासत में बीजेपी बहुत आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये भी उसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी भी कांटे की टक्कर दे रही है और अगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो फिर उसका फायदा किसको मिलेगा। तो इन तमाम समीकरणों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले हो रहे ये तमाम सर्वे क्या सही तस्वीर पेश कर रहे हैं? क्या ये चुनावी सर्वे सही साबित होंगे? आपको अच्छा प्रशासन चाहिए तो आपको बीजेपी पर वोट लगाना होगा, तो ही मैं आऊंगी, नहीं तो मैं घर चली जाऊंगी। ये मैं आपको साफ साफ बता दूं। पैसा दोनों पार्टियों से लेंगे लेकिन वोट। चुनावी हमलों के बीच बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली केजरीवाल की होगी या किरण की। सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनने जा रही है, लेकिन कुछ सर्वों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर भी दिख रही है। किरण बेदी जिंदाबाद, किरण बेदी। सीटों के गुणाभाग के बीच मशहूर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने एक आंकड़ा पेश किया है। सुरजीत भल्ला ने 1991 से अब तक उन विधानसभा चुनाव का विश्लेषण किया है जिसके एक साल के भीतर लोकसभा चुनाव हुए हों। 5 संभावनाओं का आकलन करते हुए भल्ला का अनुमान है कि बीजेपी 44 सीटें जीत सकती है, आप 21 और कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट सकती है। सुरजीत सिंह भल्ला के मुताबिक वो इन आंकड़ों पर यूं ही नहीं पहुंचे। इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है देश में 26 ऐसे चुनावों का जो कि लोकसभा के साल भर के भीतर हुए हैं, और उन चुनावों को देखने के बाद भी साफ होता है कि मत प्रतिशत यानी कि वोट स्विंग बहुत ज्यादा इधर से उधर नहीं होता है। सिर्फ 9 ऐसे मौके रहे हैं जहां पर एक पार्टी का वोट प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है, और उसमें से भी सिर्फ 3 ही ऐसे मौके रहे हैं जहां पर ये वोट प्रतिशत 2% से ज्यादा बढ़ा है। दिल्ली में 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, जबकि आप को 28 और कांग्रेस के हिस्से 8 सीटें आई थी। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर विधानसभा में तब्दील करें तो बीजेपी 60 सीटों पर आगे थी और आपको 10 सीटों पर बढ़त मिली थी। चुनावों का विश्लेषण कर रहे सुरजीत भल्ला के मुताबिक जनवरी में सभी चैनलों पर दिखाए गए सर्वे का औसत बता रहा है कि बीजेपी 35, आम आदमी पार्टी 31 और कांग्रेस 4 सीटें जीत सकती है। इससे पहले एबीपी न्यूज नीलसन के सबसे ताजा सर्वे में बीजेपी को 34, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया था। आज तक सिसेरो के जनवरी में हुए सर्वे में भी बीजेपी को 35 से 40, आपको 25 से 31 और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी सी वोटर सर्वे में बीजेपी को 35, आपको 29 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। इन सभी सर्वे और आंकड़ों के विश्लेषण के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या सर्वे के नतीजे सही होंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और इसमें लोगों की दिलचस्पी भी है कि ये जो सर्वे आ रहे हैं क्या ये वाकई में सही तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या ये 90% सही, लेकिन क्या सही साबित होंगे। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पैनल में आज बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हैं, आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव जी हैं, सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं वो, इलेक्शन एनालिस्ट सेफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं, अभय कुमार दुबे हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक जी हमारे साथ इस चर्चा में आज मौजूद हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले संजय कुमार जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। और इस वक्त जितने सर्वे आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता और देश की जनता इनके बारे में गंभीरता से सोच रही है और कई लोगों का तो ये मूड और मन भी बना रहे होंगे इन चुनावों को लेकर। सवाल यह है कि क्या अभी एक तस्वीर जो सामने निकल कर आ रही है वो ये कि दिल्ली की सियासत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है? बिल्कुल, जितने सर्वेक्षण अभी तक आए हैं सब सर्वेक्षणों का अगर निचोड़ देखें तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि टक्कर, कांटे का टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच। लेकिन बीजेपी थोड़ा सा आगे आम आदमी पार्टी से अभी दिखाई पड़ती है सर्वे के अनुमान से। लेकिन अगर लोकप्रियता के आधार पर देखें तो जो आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी लोकप्रियता
बीजेपी की किसी भी उम्मीदवार से कहीं ज्यादा है। तो ये सारे सर्वों को देखें तो लगभग सारे सर्वे के अनुमान एक ही डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। छोटा सा सवाल मेरा आपसे इसी संदर्भ में कि जो सुरजीत भल्ला अपना एक 5 उन्होंने एक लबोलुआब सा निकाला है, उसका एक निचोड़, उसको आप कितना आंकड़ों के हिसाब से कितना करीब पाते हैं हकीकत के हिसाब के मुकाबले? देखिए, वो जिस पीरियड का वो विश्लेषण कर रहे हैं, जिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का, दिल्ली के चुनाव उससे काफ़ी अलग हैं। बाकी सारे चुनाव में देखेंगे कि पार्टियों का, लोगों की पसंद पार्टी रहती है, न कि उम्मीदवार, न कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार। दिल्ली का एक ऐसा चुनाव है जहाँ पे चुनाव दो पार्टियों के बीच नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला उनका है, मुझे लगता है कि बहुत फिट नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप मानते हैं कि दिल्ली की सियासत में फॉर्मूला फिट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? यशवंत देशमुख जी हमारे साथ हैं। यशवंत जी, ये सवाल अपने आप में अहम है क्योंकि मशहूर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला साहब जो अपनी तस्वीर पेश कर रहे हैं और जिसके पीछे वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है, उसमें वो बीजेपी को 44, आम आदमी पार्टी को 21 और कांग्रेस को 5 सीटें दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर संजय कुमार की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि दिल्ली का चुनाव जो है वो पूरे भारत के बाकी जितने भी आपने चुनाव देखे हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है। इनफैक्ट ये इतना अलग है कि दिल्ली का 1 साल पहले का जो चुनाव था और दिल्ली का जो अभी चुनाव है वो भी आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 साल पहले का विधानसभा चुनाव एक तरह से ट्रायंगुलर चुनाव था और अभी जो चुनाव हो रहा है ये एक तरह से बाइपोलर चुनाव हो चुका है। तो मैं दरअसल उतनी ज्यादा जो डॉक्टर भल्ला बहुत त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो बाकी उनके जो ट्रेंड्स जिस एरिया और जिस जगह को देख रहे हैं उसमें और दिल्ली के जो अभी चुनाव हैं उसमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप भी मानते हैं कि जमीन आसमान का अंतर जो सुरजीत भल्ला कह रहे हैं और जिस तरह के ट्रेंड्स दिल्ली से निकल करके आ रहे हैं? योगेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र जी, लेकिन आज क्योंकि हम तमाम सर्वेस पर चर्चा कर रहे हैं और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि एक और ताज़ा विश्लेषण कह लें हम मशहूर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला की तरफ से आया है, उसमें आम आदमी पार्टी को वो 21 सीटें दे रहे हैं और बीजेपी को 44 सीटें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यूं ही हवा में ये आंकड़े उन्होंने नहीं निकाले हैं बल्कि एक पूरा विश्लेषण किया है तकरीबन 26 चुनावों का और उसके आधार पर वोट परसेंटेज को देखते हुए यहां पहुंचे हैं वो। एक चीज होती है जिसको बोला जाता है फैलेसी ऑफ एवरेजेस, और वो ये आपको सादी भाषा में बताऊं। मान लीजिए 20 जून का दिन हो। 20 जून को आमतौर पर दिल्ली में बारिश नहीं होती है। आपने सोचा है कि घर में शाम को फंक्शन करेंगे, लेकिन आप आए और आपने देखा काले काले बादल हैं, डर लगा, घर के अंदर घुसे और आपने पूछा कि भाई ये तो बारिश होने का लगता है, डर है, शाम को शामियाना लगाएं या क्या करें? अंदर आपने देखा एक पंडित जी बैठे हुए हैं लंबी सी पोथी लेके और वो आपको कहते हैं कि मैंने पिछले 100 सालों का आंकड़ा देख लिया और 20 जून को दिल्ली में बारिश होने की गुंजाइश केवल 1% है। आप क्या कहेंगे? भाई साहब पोथी बंद करो, जरा दरवाजा खोल के देख लो कितने बादल हैं, जरा ध्यान से। भल्ला जी मिले नहीं, लेकिन मिलेंगे तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि कंप्यूटर बहुत अच्छी चीज है, पुराने चुनावों का विश्लेषण बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जरा दरवाजा खोलिए, बाहर आइए, जरा देख लीजिए, मूंगफली वाले से बात कर लीजिए, रिक्शे वाले से बात कर लीजिए, कोई आंटी दुकान में बाजार खरीद रही है उनसे भी बात कर लीजिए। इसको क्लासिकल फैलेसी ऑफ एवरेजेस कहा जाता है। अच्छा योगेंद्र जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सुरजीत भल्ला साहब जो कह रहे हैं उसमें बहुत अगले ज्यादा 5 दम साल नहीं तक कैसा है, होगा, लेकिन क्योंकि हम आज क्या तमाम होगा ये आप सर्विस नहीं की बता बात कर रहे सकते हैं योगेंद्र जी, तमाम सर्विस की हम इसमें बात कर रहे हैं, तो हर सर्वे जो कमोबेश अभी हाल फिलहाल के दिनों में आया है अलग अलग एजेंसी से, उसमें इतना तो तय दिख रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, कहीं बहुमत से कम है, कहीं बहुमत को पार कर रही है और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? भल्ला जी की बात को अगर हम अलग रखते हैं तो जो इस बार चुनाव के सर्वेक्षण है उनको गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने बार बार कहा है सर्वेक्षण हमारी पार्टी के पक्ष में हो विपक्ष में हो, ये गंभीर चीज है, इसको समझना चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक आंकड़ा आप उसके साथ और रख दीजिए। आप हर सर्वेक्षण के साथ में जरा ये बता दीजिएगा कि उस सर्वेक्षण ने पिछली बार चुनाव से 1 महीना पहले बीजेपी की कितनी सीटें दिखाई थी। बस केवल ये 2 आंकड़े रख दीजिए, बाकी अपने दर्शकों पर छोड़ दीजिए। हकीकत ये है कि आमतौर पे ज्यादातर राज्यों में और खास तौर पर दिल्ली में, संजय जी यहां बैठे हैं, पुराने विशेषज्ञ हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि अधिकांश सर्वेक्षणों ने ज्यादातर समय बीजेपी को ओवर एस्टिमेट किया है, यानी और खासतौर पे चुनाव से पहले के सर्वेक्षणों ने, यानी कि बीजेपी को जितनी सीट आती हैं
यशवंत जी, आप क्यों नहीं सहमत हैं? हालांकि मैं पॉलिटिकल पार्टी के पास जाऊंगी, लेकिन यशवंत जी सहमत नहीं दिख रहे। सामान्यतः ऐसा होता है। योगेंद्र जी, आपकी बात से यशवंत जी सहमत नहीं दिख रहे। हाँ, योगेंद्र भाई की इस पर्टिकुलर अभी फिलहाल के असेसमेंट से पिछले 5 चुनाव का आंकड़ा देख लीजिए दिल्ली में। विधानसभा चुनाव में, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तब भी आप शायद देख पाएंगे कि ज्यादातर सर्वेक्षणों ने बीजेपी की सीट्स जो थी वो 30 से 35 के बीच में ही बताई थी। बीजेपी की सीट्स में कोई बहुत अंतर नहीं पड़ा। हमने 32 सीट बोली थी, 32 ही बीजेपी की आई थी। जो अंतर पड़ा था वो दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सीटों पे ऊपर नीचे हुआ था। और वो स्वाभाविक सी बात है, योगेंद्र भाई भी इस बात को जानते हैं कि इस पहली जो पार्टी चुनाव लड़ रही होती है उसका वोट शेयर का एस्टिमेट तो हम लोग ने फिर भी 29% सही आम आदमी पार्टी का कर लिया था। लेकिन चूंकि हमारे जो प्रोजेक्शन मॉडल्स थे उसमें इलेक्टोरल हिस्ट्री पिछली चाहिए होती है और आम आदमी पार्टी की कोई इलेक्टोरल हिस्ट्री हमारे पास में नहीं थी, पहला चुनाव था। इस कारण से हम लोग सही तरीके से उस वोट शेयर को उनके सीटों में ठीक से हम अंदाजा नहीं लगा पाए। हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है और मुकाबला बहुत कांटे का है। जो मैं योगेंद्र भाई की जिस बात से सहमत हूं वो ये बात है कि बहुत कांटे का है। हाँ, वो कह रहे हैं कि इस बार के जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसी से क्यों लेते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी मौजूद है। वो शायद उनके लिए तो ये बहुत ही अहम बात हो जाती है कि सर्वे क्या बता रहे हैं, भले ही वो कैमरे पर कुछ भी कहें। सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, इतना तो तय दिख रहा है कि दिल्ली का जो चुनाव है ये कांटे की टक्कर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, सर्वे ये बता रहे हैं। और तमाम हाल फिलहाल के सर्वों में अगर आप 34 या 34 से 40 या फिर 35 पे आके टिक रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी आपको कड़ी टक्कर दे रही है, बहुमत तक पहुंचने नहीं दे रही है आपको। देखिए, भिन्न भिन्न सर्वेक्षण क्या बता रहे हैं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। योगेंद्र यादव जी बहुत ही बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने जो बात बोली, कहने का भाव यह था कि जरूरी नहीं कि सर्वे एकदम सही चीज को प्रिडिक्ट कर सकें। उसी को मैं जोड़ते हुए जो भल्ला जी का एनालिसिस है, आपने बताया कि भल्ला जी ने 1991 के चुनाव से एनालिसिस किया। मैं थोड़ा सा उससे एक चुनाव पहले से 1989 का चुनाव, जहां से भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण शक्ति बन के उभरी थी 25 सालों में, 86 सीटें आई थी 89। वहां से आज तक सिर्फ 2004 के लोकसभा को छोड़ दीजिए, अधिकांश राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में जितनी सीटें दी गई हमें उससे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। 89 में कोई नहीं कहता था हम 86 पाएंगे, 91 में यशवंत जी यहां बैठे हुए, कोई नहीं कहता था उत्तर प्रदेश में हमें क्लियर मेजॉरिटी मिलने वाली, हमारी 56 सीटें थी, लोग कहते थे 100-125 आएंगे, जिसको बाद में राम लहर कहा गया। वहां से हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शंस में लोकसभा में किसने कहा था हमारी 282 आने वाली है? वास्तविकता ये बिल्कुल सही है। मैं योगेंद्र जी की बात से सहमत हूं कि आंकड़े कई बार एक दिशा को दिखा पाते हैं, वास्तविकता को नहीं मेजर कर पाते हैं। लेकिन सुधांशु जी, ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की सियासत अलग है। दिल्ली की सियासत में जितने आपने नए दाव खेले हैं और जो ताजा दाव आपका किरण बेदी के रूप में सामने आया, वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को देखते हुए आप सामने लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी से रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं। रागिनी जी, हर तरफ से एक ही बात सामने निकल कर आ रही है कि इस बार का दिल्ली का चुनाव बाइपोलर होने वाला है, यानी कांग्रेस पार्टी को नहीं आंका जा रहा है। यहाँ पर 3 से 5 सीटें ये मैक्सिमम है जो कांग्रेस को दिया जा रहा है सर्वे से। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। देखिए, योगेंद्र यादव जी ने मौसम की उपमा देकर कहा, मैं भी उसी तर्ज पर ये बात जरूर जोड़ दूं कि मौसम विभाग के ट्रैक रिकॉर्ड की तरह सर्वेक्षणों का, ओपिनियन पोल्स का, एग्जिट पोल्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी सही से ज्यादा गलत ही साबित हुआ है। अब 2004-2009 के लोकसभा के चुनाव के वक्त भी देखें तो ये संभावना जताई नहीं जा रही थी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारें बन सकती हैं। इंडिया शाइनिंग की लहर तो इतनी ज्यादा पुरजोर मानी जा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी के पांव ही उखड़ जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूं कि दिल्ली का चुनाव दूसरे चुनावों से बिल्कुल अलग होने वाला है, और खासतौर से इसलिए क्योंकि 49 दिन और 8 महीने की अप्रत्यक्ष जो सरकार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की रही है, उसमें दिल्ली की जनता ने जो दुख भोगा है, बिजली पानी के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, सांप्रदायिकता के मुद्दे पे, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं। तो दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, अब 2 बार जो जला वो पानी भी फूक फूक के पिएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का स्थायी नेतृत्व जो 15 साल का रहा है वो जरूर काम आएगा। और हाँ, मैं जनता से भी ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इतने ध्यान से और इतना सही मानकर सर्वेक्षणों को ना लें, अपने मन को, अपनी परिस्थितियों को समझें, क्योंकि सर्वेक्षणों का असर पड़ता है फिर जनमानस पर, क्योंकि इससे भी ओपिनियन क्रिएट होती है।
संजय जी, आपकी नहीं, छोटी इससे सी भी टिप्पणी ओपिनियन फिर मैं क्रिएट देख होती लूंगी, है, हाँ। तो छलावे में आकर ना अपने ये वोट को दिलचस्प निर्धारित चीज है करें। कि कांग्रेस ये भी कह रही है कि इन सर्वेस पर मत आइए, फिर कह रही है कि इन सर्वेस में कुछ सच नहीं है, तो घबराहट दिख रही है संजय जी। ये बार बार नहीं, रागनी जी ने आप दो समझी नहीं, मैं सर्वे का जिक्र किया, छोटी सी 2004 बात और जोड़ दूं। 2009 का। उसके बाद 2009 से 2015 तक हमने लंबा फासला तय किया। उसके बाद के सर्वेक्षणों को उठा के रख लें और जो परिणाम आए चुनाव के उसको सामने रख दें और देखें कि चुनाव से जो सर्वेक्षण होते हैं और नतीजे कितने क्लोज हैं या बिल्कुल अलग जाते हैं, उसको सामने रख के देखने से ये तय होगा कि सचमुच सर्वेक्षण सही होते हैं या गलत होते हैं। अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अभय जी, सवाल यहाँ पर यह है कि तमाम सर्वेज में अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, दूसरे नंबर की पार्टी और 29 से 30 सीटों के बीच आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो ताजा आंकड़ा निकाला है सुरजीत भल्ला साहब ने, उसमें वो सिर्फ 21 सीटें दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो उस पर आपकी सुरजीत प्रतिक्रिया? भल्ला कट्टर बाजारवादी अर्थशास्त्री हैं। चुनाव शास्त्र में और सेफोलॉजी में उनका कोई दखल नहीं है। उनकी बात को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कोई ओपिनियन पोल नहीं किया है, उन्होंने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। ये सिर्फ कंप्यूटर पर आंकड़ेबाजी करके आप चुनावी नतीजों की घोषणा करें और उसको हम लोग गंभीरतापूर्वक लें, मेरे ख्याल से ही हम लोग अपना समय बर्बाद करेंगे। जहां तक सर्वेक्षणों का सवाल है, अक्टूबर से लेकर अभी तक सभी सर्वेक्षणों ने जो आंकड़े हमारे सामने परोसे हैं, उसमें एक बात मुश्तरका है लगातार, वो ये है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो अंतराल है वो लगातार घटता जा रहा है। ये एक खास बात है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। अभी तक वो घटने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी सर्वे नहीं है जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपने पहले की स्थिति से प्रगति न की हो और भारतीय जनता पार्टी अपने पहले की स्थिति से थोड़ी सी कम न हुई हो। ये एक मुश्तरका ग्राफ है, इसको आप लोग लगातार इस पर एक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु जी, सर्वेक्षणों की ही अगर माने और उस तस्वीर को देखें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली की सियासत में जो गैप है वो लगातार कम होता रहा है। बीजेपी के लिए चिंता की बात? देखिए, अभय दुबे जी ने जो बात कही उनकी बात से मैं सहमत हूं कि वाकई जो सर्वे दिखा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच के अंतर को कम होता दिखा रहे हैं। हाँ, ये ठीक है, लगभग सभी सर्वेज में भाजपा नंबर 1 है, मगर इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसमें से ज्यादातर सर्वे किरण बेदी जी के चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट होने से पहले के हैं। दूसरा, शांति भूषण जी जैसे वरिष्ठतम संरक्षक जो आम आदमी पार्टी कहलाते हैं, उनके बयान से पहले के हैं। ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने कि कहीं ना कहीं मेरा मानना है दिल्ली के जनमानस पर लेकिन भारी सुधांशु जी, वो जो प्रभाव डाला तमाम होगा, सर्वे क्योंकि हैं आम उनमें आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा नाम था, सबसे बड़ा नाम आप लोगों के लिए। देखिए, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का चेहरा, दिल्ली का नेतृत्व कौन करेगा, मोदी जी सीएम बनने नहीं आ रहे हैं, इस ढंग का जो एक प्रचार किया था, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जनता को कहीं ना कहीं ये लग रहा हो कि हाँ भाई ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मोदी जी तो सीएम बनने नहीं आ रहे हैं। ये तो चित्र उस भी मेरी, प्रश्न पट का भी जो मेरी हो एक गया, माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उस कारण से मुझे लगता है सर्वे में उसके बाद का कितना हिस्सा लिया गया है इसकी मुझे जानकारी नहीं। लेकिन ठीक है, अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 90% आने के बाद हम विजय जानकारी दे रहे हैं। दूसरी बात, एक और बात है जो आपने अक्टूबर 2014 से सर्वे कहे, अक्टूबर 2013 के सर्वे ले लीजिए। राज्य विधानसभाएं पिछली बार हुई थी, अभी रागनी जी कह रही थी कांग्रेस को कम मिला है। अरे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों में कांग्रेस को जितनी सीटें आकी गई थी उससे बहुत कम मिली। दिल्ली में जितनी सीटें आकी गई थी उससे बहुत कम मिली और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिली। इसलिए ये चलिए, दोनों पॉइंट्स मैंने आपके लिए अभी मैं आऊंगी रागनी जी, आपके पास भी आऊंगी। के नतीजे गलत होते हैं, चौंकाने वाले नतीजे आ जाते हैं और आप एक ही अनुपात उसका बराबर मानकर नहीं चल सकते। ठीक है, लेकिन वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं रागनी जी, मुझे हाँ ये भी एक पॉइंट है, लेकिन योगेंद्र जी से सीधा उनका एक तरह से वो जो बात कह रहे थे वो योगेंद्र जी से उस पर जवाब लेना बनता है। योगेंद्र जी, ये कहा जा रहा है सुधांशु जी की तरफ से कि जो तमाम सर्वे हैं और जिसकी ओर इशारा अभय दुबे जी करके कह रहे थे कि गैप उसमें लगातार कम हो रहा है, आप भी कह रहे थे कि जब आप सर्वे दिखाएं तो ये बताएं कि बीजेपी की पिछली स्थिति क्या थी। सुधांशु जी उस पर जवाब दे रहे हैं कि अब बीजेपी के पास चेहरा है और जो शांति भूषण ने बात कही उसके बाद समीकरण बदले हैं, ऐसा उनका कहना है। और फिर अगर आप सर्वे कराएं तो फिर शायद तस्वीर बिल्कुल अलग हो। जो किरण बेदी जी वाली बात है उसका तो उत्तर कल रात को मिल गया। आज तक इंडिया टुडे ने कल रात को सर्वेक्षण किया है जो कि किरण बेदी जी के आने के बाद का है और वो सर्वेक्षण दो चीजें दिखाता है। नंबर एक, अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली की पहली पसंद है, जब साफ साफ नाम लेके पूछा गया तब भी, बिना नाम लिए गया पूछा गया तब भी। और दूसरा
कि जब किरण बेदी जी आई हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहतर हुई है, बीजेपी की स्थिति बदतर हुई है। ये दोनों बातें कल पुष्ट हुई हैं। रही बात आदरणीय शांति भूषण जी के स्टेटमेंट की, उसको आप 3-4 दिन बाद चेक करवा लेना ना, आप भी एक करवा लो सर्वेक्षण। जी, लेकिन कुछ कहना चाहते हैं। हमें ये भी देखनी है, एक चीज हमें ये भी देखनी है कि पहले जब अरविंद केजरीवाल बनाम कोई और होता था बीजेपी का, हर्षवर्धन हुआ है, जो घोषित नहीं होता था, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत होता था। लेकिन जब से किरण बेदी को बीजेपी का अधिकृत रूप से प्रधानमंत्री पद का मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है, तब से पहली पसंद कौन में किरण बेदी ने तेजी से वो फासला जो था वो खाई है, वो पार की है, और कहीं ना कहीं वो केजरीवाल के मुकाबले 2-3 पॉइंट ही नीचे है। ये एक फर्क है। योगेंद्र जी, नजरअंदाज कर रहे हैं आप इस बात को पूरी तरह? बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि किरण बेदी जी का ग्राफ बढ़ा है, बल्कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के वोटर को समझ नहीं आता था कि मेरा कौन उम्मीदवार है। अब भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि एक स्पष्ट उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अगर हर्षवर्धन जी को भी घोषित कर देते उन्हें भी शायद यही फायदा मिलता। जैसे ही एक स्पष्ट उम्मीदवार घोषित किया जाता है, पार्टी का कमिटेड वोटर सारा उसकी तरफ आ जाता है। केवल वही हुआ है। प्रश्न आज दिल्ली में ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर किरण जी को चाहता है कि नहीं। प्रश्न ये है कि क्या किरण बेदी जी आके भारतीय जनता पार्टी के लिए नए वोट लाएंगी? क्या वो अरविंद केजरीवाल से ऊपर जा पाएंगी? कल रात तक उन दोनों प्रश्नों का उत्तर है नहीं। ठीक है, चलिए मैं इसको और आगे बढ़ाती हूँ। यशवंत देशमुख जी हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन एनालिस्ट के तौर पर। यशवंत जी, आपको क्या लगता है किरण बेदी की एंट्री के बाद ये जो वोटर्स का झुकाव है, खासतौर पर जो ट्रेडिशनल वोटर नहीं है बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, वो किसकी ओर ज्यादा होगा? फायदा किसको होगा किरण बेदी की एंट्री के बाद? बीजेपी को, या फिर जैसा योगेंद्र जी कह रहे हैं कि आपको फायदा हो रहा है यहाँ भी? देखिए, 2 बातें बहुत स्पष्ट मैं करना चाहूंगा। एक तो जो सर्वेक्षण सी वोटर के आ रहे थे लगातार पिछले कई महीनों से, सितंबर अक्टूबर के सर्वेक्षण में हमारे सर्वेज में बीजेपी की लीड जो थी वो ऑलमोस्ट 10% वोट के आसपास थी आम आदमी पार्टी के ऊपर। सितंबर से लेके दिसंबर तक आते आते, दिसंबर में जो हमारा सर्वेक्षण था उसमें बीजेपी की लीड 10% से घट के केवल 1% की रह गई थी। यानी कि केवल एक पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा था, वो था आम आदमी पार्टी का। और उसके बाद में बीजेपी की ये मजबूरी हो गई थी कि उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई अगर चेहरा नहीं दिया इन्होंने, तो ये ग्राफ लगातार उनके खिलाफ बढ़ता जाएगा। किरण बेदी के प्रोजेक्शन के बाद का जो हमारा सर्वे आया है उसमें ये अंतर आया है, जो सर्वे के रिजल्ट्स में, वो ये कि वो जो अंतर केवल 1% का रह गया था डिफरेंस का, वो हमारे हिसाब से बढ़ के अब 3% का हुआ है। मार्जिनली सही, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल के आंकड़ों में इस सवाल को ये कोई हम पहली बार नहीं पूछ रहे। किरण बेदी का नाम करीब 2-3 साल से इस चीज के ऊपर चल रहा था, और हमने अभी पिछले 3 सालों में जितने भी हमने सर्वे किए दिल्ली के, उसके आंकड़े भी हमने दिखाए हैं, और इस सवाल को हमने बीच बीच में लगातार पूछा है। जब अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के किसी और नेता, बीजेपी में केवल एक ही नेता था, इसमें कोई 10 नेता की बात नहीं है, हर्षवर्धन के अलावा कभी बीजेपी के किसी भी नेता की रेटिंग 10% के ऊपर गई नहीं। तब भी वहां पर बीजेपी में हर्षवर्धन और केजरीवाल के बीच का गैप हमेशा बड़ा ही था, 15 से 20% का गैप रहता था। लेकिन पिछले 2 सालों के सारे सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, जब जब हमने किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के नाम को टू हॉर्स रेस की तरह रखा, उसमें हमेशा से किरण बेदी की पॉपुलैरिटी केजरीवाल की पॉपुलैरिटी से ज्यादा ही आई, कभी भी कम नहीं आई थी। हाँ, इस समय मामला बहुत कांटे का है, दोनों ही कैंडिडेट, लेकिन कांटे का है, और उससे कांटे का बनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति को थोड़ा आगे पहुंचाने में किरण बेदी मदद करें, ऐसा मैं आपकी बात से समझ रही हूँ। मैं योगेंद्र की टिप्पणी लूंगी, लेकिन रागिनी जी, केवल एक चीज में जो कि गैप, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जो हमारे सर्वे में अब जो ट्रेंड, एक चीज के ऊपर इस पर हम लोग लगातार निगाह बना के रख रहे हैं और जो हम लोग को बहुत बड़ी फाइंडिंग लग रही है, वो है जेंडर गैप का। और ये जेंडर गैप जो कि आज से 16 साल पहले सन 98 के चुनाव में महिलाओं के कारण बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई थी, प्यास के आंसू दिल्ली की महिलाओं ने रोए थे। लेकिन शायद इस बार ऐसा हो कि अगर बीजेपी रेस में वापस आ रही है या जीतती है दिल्ली में, तो उसका एकमात्र कारण महिलाओं के वोट होंगे, क्योंकि महिलाओं में किरण बेदी की जो लीड है, बहुत दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, इसको मैं आगे ले जाऊंगी। रागिनी जी, बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी। आप देख रहे हैं, इसको बाइपोलर ही माना जा रहा है कुल मिलाकर, सेफोलॉजिस्ट हैं, और वो कह रहे हैं कि मुकाबला जो है बीजेपी आपके बीच ही चल रहा है।
आशाजनक ये भी है कि सेफोलॉजिस्ट तो एक बात कह रहे हैं, लेकिन मीडिया भी तीसरे चेहरे के ऊपर बात करने को तैयार ही नहीं है। कोई सवाल कल भी मैं आज तक के सर्वेक्षण पे थी और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि केवल केजरीवाल और किरण बेदी जी से संबंधित सवाल जनता से पूछे गए, अजय माकन जी के बारे में पूछा ही नहीं गया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ना तो जनता हर व्यक्ति से सवाल पूछा गया है दिल्ली में, और ना ही ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से सही है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो लोग देख रहे हैं और उनसे ना पूछा गया, वो अपनी जीवन को और अपनी परिस्थितियों को देखकर वोट दें, ना कि सर्वेक्षण को। पहली बात। दूसरी बात जल्दी से जोड़ दूं कि अगर एक चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है तो वो ये है कि वो हार के ज्यादा करीब आ रहे हैं, जीत से दूर हो रहे हैं, और इसीलिए अपनी चुनावी रणनीति को बदलकर, जो कि पिछले चार प्रदेशों में मोदी जी की थी, मोदी जी को खुद पीछे हटना पड़ा और एक चेहरा सामने लाना पड़ा। और मुझे लगता है कि जो अंदरूनी भितरघात जो चल रहा है, जो अंदर की कलह है, जो मतभेद है भारतीय जनता पार्टी में, को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए मैं उसका जवाब दूंगी रागिनी जी, लेकिन संजय जी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी संजय जी। नहीं, मैं ये कह रहा था रागिनी जी से कि 2 सवाल हर सर्वेक्षण में पूछे जाते हैं, वोट आप किस पार्टी को देंगे बिना किसी पार्टी का नाम लिए, और इसमें जो व्यक्ति कांग्रेस का जिक्र करता है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है कि इसने कांग्रेस को कहा। और दूसरा सवाल, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे पसंद करेंगे, और जिन व्यक्तियों का नाम बताया जाता है उसको सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति लिखता है। तो इस बात का कहना कि कांग्रेस के किसी नेता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया, कल आप भी आज तक वाले शो में थे और उसमें 3-4 सवाल तीनों कैंडिडेट्स के बारे में पूछे जाने चाहिए थे। आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं कि केजरीवाल जी के बारे में पूछा गया कि वो भगोड़े हैं, अराजक हैं, तमाम तरीके की बातें, और इसी तरीके से किरण बेदी जी। ठीक है रागिनी जी, मैं समझ रही हूँ आप कह रही है ये एक शिकायत है, क्या इस वजह से सर्वे जो है वो सही तस्वीर दिखा रहा है? इस पर मैं आगे मेहमानों की प्रतिक्रिया लूंगी। मेरे पास कम है। संजय जी, संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, किरण बेदी के आने के बाद क्या बीजेपी को फायदा होगा? जिस जेंडर गैप की बात यहाँ पर कर रहे हैं यशवंत जी, क्या वो एक फैक्टर लगता है आपको? अभी सर्वे से ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या कि महिलाओं का वोट ज्यादा बीजेपी को मिलने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन अभी इसके कोई अनुमान दिखाई नहीं पड़ते। और मेरा अपना आकलन ये है कि किरण बेदी के आने से जो उनका मध्य वर्गीय वोट है बीजेपी का, वो तो कंसोलिडेट हो रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन जो निम्न तबके के जो वोटर हैं, जो गरीब वोटर हैं, जिनका वोट उनको तोड़ना पड़ेगा, जो कि आम आदमी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है किरण बेदी के आने का कोई फायदा बीजेपी को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुधांशु जी, मोदी का चेहरा होने के बावजूद आप किरण बेदी को लेकर आए, क्या ये आपको बहुमत तक पहुंचाएंगी? संजय जी कह रहे हैं बहुत ज्यादा फर्क होता हुआ नहीं लग रहा है। देखिए, मैं इसमें सर्वे के साथ साथ एक और बात करना चाहूंगा। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न अभी रागिनी जी कह रही थी, तो भाई वो तो उनके साथ तो वो स्थिति है कि वो डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे थे। इवन लोकसभा में भी प्रधानमंत्री पद जिनका जन्मसिद्ध अधिकार था, उन राहुल गांधी को ऑफिशियल घोषित नहीं कर पाए, तो इसलिए वो प्रश्न ही गलत है कि सर्वे में क्यों नहीं उनके बारे में पूछा गया। आम आदमी पार्टी की जहां तक बताएं, निश्चित रूप से चेहरा उनके पास है और प्रभावी चेहरा है, मगर चेहरे के साथ साथ संगठन और विचारधारा क्या है यह भी देखने की बात है। आम आदमी पार्टी के पास अराजक विचारधारा है, अव्यवस्थित संगठन है, और नासमझ नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रवादी विचारधारा है, व्यवस्थित संगठन है और परिपक्व नेतृत्व है। इसलिए मेरा ये विचार है कि अंततः सर्वे और शांति भूषण जी की टिप्पणी के साथ साथ कुमार विश्वास जी की टिप्पणी भी जनता ने सुनी है, ये भी याद रखना चाहिए। गोलमोल जवाब इस पर सुधांशु जी दे रहे हैं, कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं है यशवंत जी। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर कि क्या किरण बेदी के आने के बाद, क्योंकि वो सबसे ताजा हलचल हुई है सियासी समर में दिल्ली के, क्या फायदा बीजेपी को मिलेगा या कुछ खास नहीं होने वाला है? देखिए, किरण बेदी का काम ये नहीं है कि वो बीजेपी को कुछ नया वोट ऐड कराएं या नया वोट लेके अपने साथ में आए। किरण बेदी की भूमिका बीजेपी के अंदर ये है कि बीजेपी का जो कोर वोट है, जो मिडिल क्लास वोट है, वो उसके पास में बना रहे, वो छिटक के ना जाए। जो हमारे सर्वे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने में बीजेपी के कोर मिडिल क्लास वोट भी उससे छिटक के दूसरी तरफ जाने लगे थे। उस डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज में किरण बेदी लाई गई है। अगर किरण बेदी बीजेपी का कोर वोट बचाकर में कामयाब हो जाती हैं तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अगर किरण बेदी भी बीजेपी के कोर वोट के छिटकने को नहीं बचा पाती हैं तो शायद आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो अभी मेरे पास में आंकड़े हैं, जो हमारे पास में लास्ट वीक के आंकड़े थे, उसके हिसाब से कम उस डाउन स्लाइड को किरण बेदी ने प्लग इन कर दिया है। बीजेपी का डाउन स्लाइड बंद हो चुका है। योगेंद्र जी, बहुत संक्षेप में, अगर कोर वोटर भी बीजेपी के साथ जुड़ा रहे किरण बेदी के आने के बाद, जैसा कि अभी जो आ रही है ताजा जानकारी उसमें लग रहा है, तो फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ऐसा अनुमान यशवंत जी का?
किरण बेदी जी निश्चित ही बीजेपी के किसी भी स्थापित दिल्ली के नेता से ज्यादा लोकप्रिय हैं। कोई भी महिला नेता थोड़ा सा महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय रहती है। जो असली दिक्कत है वो ये है कि 3/4 दिल्ली सर्वेक्षण के हिसाब से चाहती है कि सीधी बहस हो अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी में। जब वो उस बहस से भाग गई और जनता को पता लगेगा कि वो भाग रही हैं, तब जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी। जब जनता को पता लगेगा कि बिजली पे उनके क्या विचार हैं, तो जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण राज्य दिल्ली में मांग रही है। जब जनता को पता लगेगा कि किरण बेदी जी उसे मुद्दा ही नहीं मानती हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब झुग्गी झोंपड़ी अनऑथराइज कॉलोनी के बारे में किरण जी के विचार योगेंद्र जी, अब देखना ये जनता इससे कितना समझती, सोचती और अगले किस तरह से 2 वोट करती है। वक्त मेरे पास फैसला इतना ही है, मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा रागिनी जी, वक्त इतना ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि ये सर्वेक्षण कितने सही साबित होंगे, दिल्ली की जनता पर कितना प्रभाव डालेंगे, और जिस तरह की तस्वीर ये दिखा रहे हैं क्या दिल्ली की वैसी ही तस्वीर सामने आएगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।